हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ इन प्रयाग स्टडी। मेरा नाम विशाल त्रिपाठी और मैं आप सबका प्रयाग स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट्स? आज की ये क्लास एक पहल है हमारी तरफ से एक उद्देश्य के लिए। वो उद्देश्य ये है कि हम उस एम को अचीव करें जिसका सपना आप देखते हैं, जिसका सपना आपके घर वाले देखते हैं, जिसका सपना हम लोग आपके लिए देखते हैं। वो सपना क्या है? वो सपना है कि क्लास 10th बोर्ड में 100% मार्क्स आए। किसको अच्छा नहीं लगता कि उसका इंटरव्यू लिया जाए? किसको अच्छा नहीं लगता कि उसके पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा सम्मान मिले? सभी चाहते हैं, बट उसके लिए हमें कोशिश करनी होती है, कुछ हट के करना पड़ता है, कुछ स्पेशल करना होता है, क्योंकि 100% ऐसा तो है नहीं कि हलवा है तुरंत मिल जाएगा खा लेंगे मस्त। साहब इसके लिए कुछ करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। तो सीधी बात, आज के पहले क्या किया है आपने मायने नहीं रखता। मायने सिर्फ ये रखता है कि आज की डेट से आप क्या करने वाले हैं। तो बोर्ड की डेट आपको पता है 21 फेब। चालू तो बहुत पहले से हो रहा है, लेकिन आप लोगों के जो सब्जेक्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग यही से चालू होगा। तो 21 फेब को आप न मान करके ये मान के चलें कि 25 जनवरी तक अगर हम चीजों को कवर कर ले। कवर करने का मतलब क्या है? अगर हम अभी से ये मान के चले कि 25 जनवरी को हमारा बोर्ड का एग्जाम होगा, तो हमारे पास अप्रॉक्स 1 महीने का 1 मंथ का हमारे पास टाइम बचेगा, एक्स्ट्रा टाइम, जिसमें हम एक्स्ट्रा इनपुट दे सकते हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट लगा सकते हैं, एक्स्ट्रा रिवीजन कर सकते हैं और ज्यादा पकड़ बना सकते हैं सब्जेक्ट के ऊपर। तो हम इसी उद्देश्य के साथ, इसी मोटो के साथ और इसी प्लानिंग के साथ हम ये कोशिश करेंगे कि 25 जनवरी तक हम आपको एकदम तैयार कर दें। तैयार करने का मतलब क्या? सिलेबस खत्म करने जैसा नहीं है। सिलेबस खत्म करना तो चलो एक चीज है कि हाँ सिलेबस खत्म हो गई, बट सबसे जरूरी चीज क्या है? उस सिलेबस को कितने अच्छे ढंग से हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। हम में और आप में एक ही डिफरेंस है, हम हर साल पढ़ाते रहते हैं, हमारा रिवीजन होता रहता है। आप पहली बार पढ़ रहे हो, आपके लिए फर्स्ट टाइम है ये। बस इतना सा ही डिफरेंस है किसी भी टीचर में और किसी भी स्टूडेंट में। ठीक है? तो सिर्फ रिवीजन का खेल है भाई। तो जितना ज्यादा बार आप रिवीजन हमारे साथ करोगे, उतना ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, उतना ज्यादा आप शार्प बनोगे। क्लियर? अब इस रिवीजन के पैटर्न को थोड़ा सा हम लोग बदलेंगे। पैटर्न क्या करेंगे? हम लोग रिवीजन के पैटर्न को क्वेश्चन बेस्ड करेंगे। क्वेश्चन बेस्ड मतलब क्या है? हम लोग PYQ को टारगेट करेंगे। किसको? PYQ को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को टारगेट करेंगे। बोर्ड के पैटर्न को समझेंगे, बोर्ड जैसे पेपर देता है उसको जानेंगे। इतना ही नहीं, बोर्ड की जो आंसर स्कीम होती है उसको समझेंगे। वो बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको जानकारी का, आपके पास कितनी जानकारी इसका नंबर है ही नहीं। नंबर इसका है कि आपने उस जानकारी को कितनी अच्छे तरह से कॉपी पर उतारा। तो ये सारी चीज आपको यहां पे 25 जनवरी तक बताया जाएगा। अब विश्वास करिए, जो मटेरियल, जो चीजें हम आपको यहां पे दे देंगे, आप घूमते रह जाएंगे। ऑनलाइन पूरा चेक कर डालिए, ऑफलाइन पूरा चेक कर डालिए, आपको कहीं कुछ मिलने वाला नहीं है ऐसा। तो प्लीज रिक्वेस्ट यही है कि क्लास अगर आप ऑन कर रहे हैं तो क्लास में 1 घंटे बैठ करके पूरी ईमानदारी के साथ कॉपी पेन ले करके बैठिएगा और जस्टिफाई करिएगा कि 1 घंटे अगर हमने यहाँ पे दिया है तो 1 घंटे में हमने कुछ गेन किया या नहीं किया, उसे देखिएगा 1 घंटे बाद। ओके? तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और ये सब सारे प्लानिंग, सारी चीज़ें आपको जाती रहेंगी, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा बराबर। तो जल्दी से आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठ जाएं। लेकिन स्टार्ट करें उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है हमारी कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें,
जिससे कि बहुत सारे बच्चे जो यहाँ पे हम लोग जो भी एफर्ट दे पा रहे हैं या दे रहे हैं, उससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उसका लाभ उठा सकें। ओके, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है लाइट से ही हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, लाइट, और लाइट में आपको पता है हमें क्या पढ़ना है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम 2 पार्ट में खत्म करेंगे। ओके, फर्स्ट पार्ट में हम लोग कोशिश करेंगे, पूरा थ्योरेटिकल पार्ट कोशिश करेंगे, और नेक्स्ट पार्ट में इमेज फॉर्मेशन और न्यूमेरिकल्स वगैरह इन सब चीज़ों को देखेंगे। ओके, तो हम कोशिश करते हैं कि इसको करेंगे, लेकिन करेंगे 2 ही पार्ट में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। काफ़ी लंबी बात हो गई हमारी आपकी। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट जानना बहुत जरूरी है। अगर हमें लाइट के बारे में पढ़ना है तो व्हाट इज लाइट, भाई यही पता होना चाहिए लाइट है क्या। लाइट एक ऐसी चीज है, जैसे अगर मैं यहां पे खड़ा हूं और लाइट में ऑफ कर दूं तो दिखने वाला नहीं है साहब, कुछ भी नहीं दिखेगा। ओके, अच्छा बंद करके ही देख लेते हैं। ओके, ये हमने बंद किया, देखो अंधेरा हो गया ना थोड़ा सा, ठीक। लेकिन जैसे ही हमने ये स्विच ऑन किया, हमारा चेहरा और ज्यादा लाइट देने लगा। हुआ क्या, लाइट हमारे ऊपर पड़ रही है और चेहरे से रिफ्लेक्ट होकर के कैमरे पे पड़ रही है, जिसके थ्रू आप हमको देख पा रहे हो। ओके, तो लाइट क्या करता है, लाइट चीजों को विजिबल बनाता है। ठीक है, तो याद रखना लाइट है क्या, लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है जो चीजों को क्या बनाता है, विजिबल बनाता है। यही है पहली लाइन, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट। दूसरी चीज ये है कि मेरे ऊपर लाइट पड़ रही है, इस चीज को आप नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन उसकी सहायता से मेरा चेहरा देख पा रहे हैं। यानी विद द हेल्प ऑफ लाइट रे यू कैन सी द ऑब्जेक्ट, बट आप लाइट को नहीं देख सकते। ओके, तो वी कैन नॉट सी द लाइट, बट विद द हेल्प ऑफ लाइट रे वी कैन सी द ऑब्जेक्ट्स। ओके, ये याद रखना, खास बात है इसके लिए। नेक्स्ट क्या है, लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव। साहब याद रखिएगा, ये जो पॉइंट अभी मैंने बोला है, ये ट्रांसवर्स वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दोनों ही बात बहुत पूछी जाती है। लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव, याद रखिएगा, लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव या लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ट्रांसवर्स वेव के अंडर में ही आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो दोनों ही ऑप्शन सही हैं। ओके, अगर लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव दिया है तो ट्रांसवर्स वेव लिखेंगे, लेकिन अगर ऑप्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेट दिया है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स करेंगे। दोनों ही ऑप्शन आपके सही हैं। ओके, ट्रांसवर्स वेव में स्पेशल टाइप का वेव होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, याद रखिएगा। लाइट नीड्स नो मीडियम टू ट्रेवल। लाइट को चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है साहब, क्योंकि क्या है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होने के कारण इसको चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव जो होती है इनको जरूरत नहीं होती मीडियम की, ट्रैवल करने के लिए, प्रोपोगेट करने के लिए इनको मीडियम की जरूरत नहीं होती है। याद रखिएगा। लाइट रे शोज रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी, ये पॉइंट आप जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि लाइट रे क्या शो करता है, रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी शो करता है। व्हाट इज रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी, रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी का मतलब है कि लाइट रे ऑलवेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन पाथ। लाइट कैसे चलती है, एक स्ट्रेट लाइन पाथ पे चलती है। अब ये बात क्या इंपॉर्टेंट खास रखता है, ये बात इंपॉर्टेंट हमारे लिए इसलिए है क्योंकि एग्जाम में पूछता है। क्या पूछता है कि विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी बताइए कि लाइट रे क्या है, लाइट रे रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी शो करता है। तो एक काम करो, ऐसे कैंडल लो और कैंडल के सामने एक ऐसे बेंट पाइप रख दो। क्या रख दो, बेंट पाइप। तो आप देखेंगे यहां पे नो लाइट, यहां पे ये ऐसे, यहां पे कोई लाइट नहीं दिखी। लेकिन इसी के सामने अगर हम एक स्ट्रेट पाइप रख दें तो यहां पे आपको क्या दिखेगी, लाइट दिखेगी। ठीक है, इससे ये प्रूफ होता है कि, क्या प्रूफ होता है साहब, यही कि लाइट रे क्या है, स्ट्रेट लाइन पाथ पे चलती है, स्ट्रेट लाइन पाथ में चलती है। ओके, इससे ये प्रूफ होता है क्या, कि लाइट रे क्या शो करती है, रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी शो करती है। बहुत सिंपल सा फंडा है। यही स्टेटमेंट को एक्टिविटी ये है जिसके थ्रू बताया जाता है, और ये एक्टिविटी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस स्लाइड में आपको 2 बात सबसे खास है। 2 बात सबसे खास कौन कौन सी है, एक लाइट रे कौन सी वेव है,
तो लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है, लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है, या लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ओके, दोनों ही बात सही है। दूसरी बात क्या है कि लाइट रे रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी शो करता है। विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी इसे बताने को कहे तो ऐसे कैंडल बना करके इसे एक बेंड पाइप और एक स्ट्रेट पाइप की सहायता से हम बताएंगे। ओके, बाकी इसमें से कुछ नहीं पूछा जाता। अगला देखिए, द स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम इन वैक्यूम और एयर। लाइट की स्पीड जो होती है वैक्यूम या एयर में सबसे मैक्सिमम होती है, और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट को C से दिखाते हैं, वैक्यूम का मतलब V, या स्पीड ऑफ लाइट इन एयर का मतलब ये सफिक्स में A लिख दिया हमने, कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। याद रखना इस वैल्यू को कभी कभी ऑप्शन में 2.99 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड देता है, तो दोनों ही ऑप्शन सही है, ये दिया होगा या तो ये दिया होगा, दोनों में से कोई भी सही होगा। ओके, 2.99 या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, याद रखना स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड को हम V से दिखाते हैं तो V से ही मैं दिखा रहा हूं ना। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर कितना होता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, आपसे पूछेगा कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास क्या होता है, तो साहब आप बताएंगे स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास होगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको ऐसे लिख लो, वैक्यूम वेलोसिटी इन एयर कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको ऐसे ये साहब नोट करके ऐसे रख लेना। तो स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा किस में है, एयर में, उससे कम वाटर, सबसे कम ग्लास में। ओके, वाटर में ज्यादा होता है, ग्लास में कम। ओके, याद रखना। आगे, लाइट रे शोज डुअल नेचर, लाइट रे वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों शो करता है। ये सब 12th में आप पढ़ेंगे, बट यहां के लिए जान ले पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों शो करता है। पार्टिकल का मतलब क्या है, लाइट रे एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में चलता है, जिन्हें क्वांटा या फोटोन कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं, क्वांटा या फोटोन कहते हैं। एक सेकेंड, जब बता ही रहे हैं तो थोड़ा सा, क्या कहते हैं, क्वांटा या फोटोन कहते हैं, ध्यान दीजिए। और एक क्वांटा या फोटोन में जो एनर्जी होती है वो h न्यू के बराबर होती है, जहां पे E क्या है, E है एनर्जी, E क्या है एनर्जी। ये इसको हम लोग पढ़ते हैं न्यू, NEW, न्यू, न्यू पढ़ते हैं, और इस न्यू को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। ओके, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कोई वेव 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाई। जैसे आप वेव बनाते हैं तो वेव कैसी होती है, ऐसे बनाते हैं ना, तो ये वेव जैसे है, मैंने बोला 1 सेकंड में देखो कितना चक्कर लगा रही है, तो ये 1 सेकंड में इतना चक्कर लगाई, तो यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, इसकी फ्रीक्वेंसी कम है। इसने 1 सेकंड में कम चक्कर लगाया, इसमें 1 सेकंड में ज्यादा चक्कर लगाया, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, इसकी फ्रीक्वेंसी कम। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में कितने नंबर ऑफ साइकिल वेव कंप्लीट कर रहा है, भाई उसकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। ओके, थोड़ी स्पीड हम बढ़ाएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो एनर्जी ये होगा, ये साहब क्या है, ये है प्लैंक्स कांस्टेंट। ये क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। ओके, तो याद रखना एनर्जी, भाई कांस्टेंट और इक्वल को हटाएंगे तो कौन सा साइन आता है, प्रोपोर्शनैलिटी साइन आता है, और ये किसके, फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो याद रखिएगा फ्रीक्वेंसी बदलेगी तो एनर्जी बदल जाएगी, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी तो एनर्जी नहीं बदलेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं क्योंकि यहां से एक ऑब्जेक्टिव आता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव आता है, याद रखना। एनर्जी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कैसे ऑब्जेक्टिव आता है मैं आपको अभी रिलेट कर दूंगा रिफ्लेक्शन में। ओके, इसको याद रखना बच्चे, ठीक है। वेव नेचर का मतलब क्या है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इतनी बात अगर आप जानते हैं तो मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए साहब। चलिए लास्ट प्रॉपर्टी, लाइट रे शोज रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, etc। ठीक है, तो ये सब तो खैर हमें पढ़ना ही है। तो अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है क्या, लाइट। फिलहाल इस टॉपिक में से आएगा क्या क्या, याद रखना, चाहे रिफ्लेक्शन हो और चाहे रिफ्रैक्शन, याद रखेंगे।
चाहे रिफ्लेक्शन हो चाहे रिफ्रैक्शन हो, दोनों में नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, याद रखना, रिफ्लेक्शन में भी रिफ्रैक्शन में भी फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं होता। याद रखना, फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं होता। फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं हो रहा है तो किस में चेंज नहीं होगा? एनर्जी में चेंज नहीं होगा ये। ठीक है, मैंने कहा था ना ऑब्जेक्टिव आता, वो ऑब्जेक्टिव यही है कि लाइट रे का रिफ्लेक्शन आपको दिखाएगा, पूछेगा फ्रीक्वेंसी बदला कि नहीं, तो आप बोलोगे साहब नहीं, फ्रीक्वेंसी नहीं बदला, क्योंकि फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन में नहीं बदलती। इसके बारे में बहुत डेप्थ में जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये सब पूछेगा ही नहीं, ये सब मोर देन सफिशिएंट, मैंने पहले ही बोला। चलिए, टॉपिक आ गया आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रे? सब लोग को पता है, प्रोसेस ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे फ्रॉम अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब क्या है? लाइट रे का किसी सरफेस पर जाना, सरफेस पर टकराना और टकरा करके फिर से उसी मीडियम में, याद रखना कहां, उसी मीडियम में वापस लौट जाना। तो हम देख रहे हैं लाइट रे आई और टकरा के चली गई। याद रखना, जो लाइट रे आएगी उसका नाम होता है इंसिडेंट रे। क्या नाम होता है? इंसिडेंट रे, हालांकि लिखा है। जिस पॉइंट पे टकराती है वो पॉइंट क्या कहलाता है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। क्या? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। इस सरफेस से टकराया और टकरा करके वापस गया, तो जो लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद वापस जा रहा होता है उसे क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर अगर एक इमेजिनरी नॉर्मल ड्रॉ करें, क्या ड्रॉ करें? नॉर्मल ड्रॉ करें, परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। ये क्या है? परपेंडिकुलर है, तो इस परपेंडिकुलर को क्या नाम देते हैं? नॉर्मल देते हैं। क्या देते हैं? नॉर्मल। ओके, याद रहेगा। तो लाइट रे आया, टकराया, टकरा करके चला गया, और ये सरफेस को क्या बोलेंगे? इस सरफेस को बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जिस सरफेस से लाइट टकरा करके वापस अपने मीडियम में लौट जा रही है उसे हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो देखो इसमें हो क्या रहा है? लाइट रे आई, टकराई, टकरा के वापस चली गई। देखो, लाइट रे आई इस मीडियम से, सरफेस से टकराई, टकरा करके उसी मीडियम में वापस चली गई। तो यही जो टकरा करके वापस जाने का, सरफेस से टकरा करके वापस जाने का ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? रिफ्लेक्शन। तो द प्रोसेस ऑफ बाउंसिंग बैक, इसी को बोलते हैं, जैसे बॉल ऐसे पटक दो, पटक करके वापस लौट जाएगी, इसे क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज फ्रॉम रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, आई होप डेफिनेशन आपको क्लियर हुई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देख लीजिए, नाम है और कुछ नहीं है, हालांकि मैंने ये चीज़ आपको बता दी है, लेकिन एक बार फिर से आपको मैं चाहता हूं कि आप इसको क्लियर कर लें। ये क्या है? इंसिडेंट रे। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, IR, इंसिडेंट रे। जिस पॉइंट पे टकराया उसे क्या बोलेंगे? O, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। टकरा करके ये वापस जा रहा है, इसे क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे, लिखा हुआ है ए रिफ्लेक्टेड रे। इस पॉइंट पर जो इमेजिनरी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा उसे क्या बोलेंगे? नॉर्मल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नॉर्मल। ध्यान देना, नॉर्मल से इंसिडेंट रे जो एंगल बनाता है उसे हम आई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। क्या मैंने बोला? द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, इसे हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंट। बहुत छोटा सा डेफिनेशन है, एकदम आसान, और एग्जाम में पूछ लेता है। पूछा ये क्या एंगल होगा? ये रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से जो एंगल बनाएगा उसे क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये इसे हम कैसे बोलेंगे? द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे
and normal is called angle of reflection. क्लियर? तो व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंट आपको क्लियर हो गया होगा। इसको आप याद रखेंगे, बहुत जरूरी बात है, होना चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम में आता है बेटे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपके दिमाग में एकदम भरी होनी चाहिए। ओके, आगे बढ़ते, इसमें कोई खास बात नहीं है, एकदम परेशान नहीं होंगे आप लोग, बहुत आसान है। एक सेकंड, आसान तो ठीक है, हाँ अब ठीक है। इसके बाद का टॉपिक आप समझिए कि इस पूरे चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप पढ़ने जा रहे हैं, और वो टॉपिक का नाम जो है वो पहले ब्लैक में क्यों लिख रहे हैं हम लोग, ये बात सबसे पहले इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसे अभी के अभी मेरे साथ रट लेंगे, अभी के अभी आप इसे रट लीजिए मेरे साथ, जितना समझना, कंफ्यूजन जो भी है अभी कभी दूर करिए। क्या है खूब ध्यान से समझिए, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मैं बना इसलिए रहा हूं, बनाया भी ले सकता था, लेकिन मैं आपके सामने बना रहा हूं, ध्यान से देखिए। रिफ्लेक्टिंग सरफेस, बच्चे ध्यान से देखिएगा, कोई कंफ्यूजन हो आप बोल दीजिएगा ना। ओके, तो ये क्या है, ये है हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। देखिए जो चीज मैंने बनाया उसका नाम मैं लिख रहा हूं। सर क्या ये जरूरी बात है कि इसका नाम लिखें? हाँ, अगर फिगर बना हुआ है तो उसकी नेमिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो देखिए होता क्या है इसमें कि जो लाइट रे आ रही है सरफेस पर, ये सरफेस पे आई, इसको हम क्या नाम देंगे, इंसिडेंट रे। क्या नाम देंगे, इंसिडेंट रे। देखिए ध्यान से समझिए, जिस पॉइंट पर ये आई उसे क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। मैंने ये पीछे भी बताया, अभी भी यही बता रहा हूं, क्यों, क्योंकि याद करना बहुत जरूरी है। और इस सरफेस पर आया तो इससे टकरा करके वापस उसी मीडियम में ये निकल लिया, क्या हुआ, वापस उसी मीडियम में, ओहो ये नहीं होना था, हाँ वापस उसी मीडियम में निकल लिया। क्लियर है? तो ये कौन सी रे हो गई, ये हो गई हमारी रिफ्लेक्टेड रे। ध्यान से देखना, मैंने इसमें एक बहुत खास चीज किया है जो आप लोग ध्यान नहीं दे रहे होंगे, बहुत छोटी बात समझते होंगे। वो क्या है, वो है ये लाइट रे का एरो। इस एरो को अगर ध्यान से देखोगे तो देखो मैंने बनाया है, ये लाइट रे आ रही है और ये लाइट रे जा रही है, इसको बता कौन रहा है, एरो। तो एरो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनेशन में जब आंसर की आती है बोर्ड से तो उसमें नीचे लिखा होता है अवार्ड फुल मार्क इफ इफ एरो इज मेंशन, ऐसे करके आएगा कि पूरा नंबर दीजिए अगर फिगर में एरो है, या एरो पे आधा आधा नंबर रहता है, तो अगर ये एरो आप हटा देंगे तो आधा नंबर आपका चला जाएगा, फिगर वैसे ही खत्म हो जाएगा। तो प्लीज याद रखिएगा। तो इस पॉइंट पर, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से अगर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करें, क्या ड्रॉ करें, परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो इसे हम बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं, नॉर्मल। ओके, पहला लॉ हमारा आ गया यहीं पे। पहला लॉ क्या है, पहला लॉ ये है कि ये जो इंसिडेंट रे है, यहां पे देखो, ये जो इंसिडेंट रे है, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, और ये जो नॉर्मल है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये तीनों किस पॉइंट पर है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर ही है। तो यही बात बोलना है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑलवेज लाइज इन सेम प्लेन, ये हमेशा एक प्लेन में लाई करेंगे, पहला बात। दूसरा,
दूसरा ये कहा गया द एंगल ऑफ इंसिडेंस, देखिए कितने अच्छे से बोला गया है बात, द एंगल ऑफ इंसिडेंट, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट मतलब एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ओहो ये क्या हो रहा है, एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज विल बी इक्वल, देखो द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज विल बी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी एंगल आई मस्ट बी इक्वल टू द एंगल आर इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन के केस में आई आर के क्या होगा, बराबर, बस यही लॉ है साहब। पहला क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑलवेज लाइज इन सेम प्लेन। दूसरा है आई आर के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, आई होप दोनों ही लॉज आपको क्लियर हो गए होंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखिएगा साहब। ओके, चलो यहीं से कुछ नोट लिखा दे रहा हूं मैं। नोट क्या, फॉर्मूला है एकदम, समझिए। इस लॉ से हमें बहुत सारी चीज पता चलती है, तो उसको आप नोट की तरह पे आप देखें। मैं चाहता लिख देता, लेकिन मैं इसीलिए लिया हूं क्योंकि मैं आपको इससे रिजल्ट निकाल के दिखाऊं जिससे आपके दिमाग में एकदम फिट बैठ जाए बात। पहला चीज क्या है कि अगर मैं बोलूं कि ये बताओ एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, यानी समझिएगा मेरी बात, जैसे ही समझ में ना आए तुरंत वही बोल दीजिएगा। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, इसके बीच का एंगल कितना होगा, तो इनके बीच का अगर मैं एंगल की बात करूं तो वो एंगल पूरा एंगल होगा कि नहीं, यही तो होगा। तो ये एंगल आई प्लस आर के क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये एंगल किसके इक्वल होगा, ये एंगल होगा आई प्लस आर के क्या होगा, बराबर होगा। और हमें पता है आई आर तो आपस में बराबर होते हैं, यानी आई इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, आर। तो अगर आई की जगह मैं आर लिख दूं, आई की जगह मैं क्या लिख दूं, आर, तो आर प्लस आर कितना हो जाएगा, 2r। अगर मैं इस r की जगह पे i लिख दूं तो i प्लस आई कितना हो जाएगा, 2i। भाई i इज इक्वल टू r है, तो r की जगह पे आप i लिख सकते हो, i की जगह पे आप r लिख सकते हो, तो मैंने वही यूज किया। तो इसको हम i प्लस आर को क्या लिख सकते हैं, 2i भी कह सकते हैं और 2r भी कह सकते हैं। आपको बात क्लियर हो रही होगी। यानी एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे, ये लॉ नहीं है, ये लॉ से मैं रिजल्ट निकाल रहा हूं न्यूमेरिकल के लिए, लॉ उतना ही था। तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, i प्लस आर या 2i या 2r। ओके, इस पर न्यूमेरिकल बहुत आता है, इस पे न्यूमेरिकल एक एक नंबर का खूब आता है। ठीक है, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स पूछ देगा कभी कभी, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, एकदम छोटी छोटी बातें हम लोग सीख लेते हैं। ओके, हाँ सर, ओके। चलिए अब एक चीज बताइए, ये एंगल कितना होगा, नॉर्मल सरफेस से कितना एंगल, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से कितना एंगल बनाएगा, सर ये तो 90 डिग्री बनाएगा। अच्छा, तो ये बताओ ये इंसिडेंट रे इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से कितना एंगल बनाएगी, सर ये तो 90 है और ये एंगल है हमारा i, तो 90 में से i निकाल दो, यानी एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। दूसरा मैंने क्या बोला, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये कितना होगा, तो ये कितना होगा, अभी अभी जस्ट निकाला हमने, 90 माइनस आर, कितना निकाला, 90 माइनस आई, आर कहाँ, 90 माइनस आई निकाला ना भाई। इसी तरीके से अगर ये एंगल मैं बोलूं कितना होगा, तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस आर। नो डाउट टोटल 90 होता है, 90 में से आर निकाल दो, 90 माइनस आर हो जाएगा। यानी एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस कितना होगा, 90 माइनस आर। तो ये तीन बातें हैं इस लॉ की सहायता से जो हमें समझ में आती हैं और इसे हमें समझ के रखना चाहिए एकदम नोट करके। तो आई होप ये आप नोट कर लोगे। अब मैं हट जा रहा हूँ, एक्चुअली आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो।
ओके, चलो मैंने ले ली, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, किसी कोई कंफ्यूजन बोल देगा स्पष्ट। चलिए अब इस पे कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या है? PYQ। अभी तक जो हमने पढ़ा उस पर PYQ कौन कौन से हैं देख लो। पहला क्वेश्चन आ जाता है कि डिफाइन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? द प्रोसेस ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे फ्रॉम अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है साहब? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑलवेज लाइज इन सेम प्लेन। और इस पे फिगर बनाना भी बहुत जरूरी है। फिगर बनाना बहुत जरूरी है। विद फिगर आप इसको समझाएंगे पूरा, आप दिखाएंगे कि ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ये है I और ये है R, और दोनों स्टेटमेंट आप लिखेंगे फिर। ओके, तभी ये होगा। अभी अभी जस्ट मैंने आपको बताया। एक्सप्लेन द टर्म एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखिए PYQ में पूछा गया है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस है एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंट। न्यूमेरिकल पूछा, क्या दिया है? अ रे स्ट्राइक्स, देखो खूब ध्यान से, स्ट्राइक्स अ प्लेन मिरर एट अ एंगल ऑफ 30 डिग्री। देखो क्या बोला कि एक प्लेन मिरर है, यानी प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर एक लाइट रे इंसिडेंट कर रही है प्लेन से कितने डिग्री पर? इतने पर। तो पूछ क्या रहा है? ये तो नॉर्मल हो जाएगा अपना। कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोला? ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा ये बताओ। चलो अब जल्दी से बताओ, ये एंगल किसके बराबर होता है? ये तो 90 माइनस आई के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 90 माइनस आई। तो 90 माइनस आई कितना दिया है? 30। तो 90 इसको इधर लाओगे तो -30 होगा, और माइनस आई को उधर ले जाओगे तो प्लस आई हो जाएगा। तो आई इज इक्वल टू कितना निकल गया? 60 डिग्री निकल गया। और आई इज इक्वल टू क्या होता है? आर। तो आई आर बराबर होता है, दैट मीन्स आर बराबर भी कितना निकल गया? 60 डिग्री निकल गया। दैट्स इट, खत्म। ऐसे भी आप देखो, ऐसे अगर देखना चाहते हो तो देखो टोटल एंगल कितना होता है। अरे भाई ये क्या हो गया, ऐसे नहीं होता ना ना। ठीक है, टोटल एंगल कितना होता है? 90। ये कितना है? ये 30 है तो ये कितना होगा? 60 होगा। ये 60 है तो ये भी कितना होगा? 60। ऐसे भी निकाल सकते थे, बट ये फॉर्मूले से ऐसे निकालोगे तो थोड़ा आसान पड़ता है करने में। वैसे फिगर में करोगे इधर उधर हो सकता है, ऐसे करोगे तो एकदम सिंपल हो जाता है। फिर दिया क्या? द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज 45। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 45। आई इज इक्वल टू 45। फिर बोला व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? आई इज इक्वल टू आर। ये हमें कौन बताता है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बताता है। क्या कि आई आर, सॉरी ये आई स्मॉल आर क्या होता है? इक्वल एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। तो आर बराबर भी कितना निकलना है? 45 ही निकलना है। खत्म। ये रेफरेंस दे दीजिएगा तभी पता चलेगा कि आई आर इक्वल होता है। ओके, चलिए डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन क्या आते हैं यहाँ से। इतने में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन क्या पूछता है? ड्रॉ लेबल डायग्राम टू शो द रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से एक रिफ्लेक्शन अगर आपसे पूछेगा कि दिखाओ प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन कैसे होता है, तो आप ये देखिए, ये दिखा दीजिएगा। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, और इसे प्लेन मिरर दिखा दीजिए। प्लेन तो ही है तो इसे बोल दीजिएगा कि ये क्या है? प्लेन मिरर है। ये आपका क्या बन जाएगा? इसका आंसर, जो कि हम लोगों ने देख ही लिया है। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, लास्ट क्या है? इलस्ट्रेट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इन डायग्राम। डायग्राम में आप लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को दिखाएं। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को दिखाने के लिए डायग्राम अगर आपसे बोल रहा है, तो अभी अभी हम लोगों ने देखा, ये देखा यहाँ पे, हालांकि इसमें मैंने बहुत सारा कुछ दिखा दिया, लेकिन यही वाला तो फिगर है। इंसिडेंट रे आया, बहुत सही, ऐसे नहीं आना था। ये यही डायग्राम है सेम। तो चाहे रिफ्लेक्शन के लिए डायग्राम पूछे, चाहे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए डायग्राम पूछे, दोनों के लिए यही चीज है। बस इसमें ये आई और ये आर ऐसे सेपरेट दिखाइएगा, बस
और कुछ नहीं, बाकी सब सेम है। ओके, सेम चीज आपको दिखाना है। आगे बढ़े, ठीक। आई होप इतना क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए आइए कुछ क्वेश्चन और भी कर लेते हैं ना। देखिए छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। ये कितना दिया है, एक सेकंड, हाँ ये एंगल दिया गया है 56 डिग्री। कितना दिया गया है, 56 डिग्री। पूछा ये I कितना होगा, ये R कितना होगा और ये Q कितना होगा, इन सब की वैल्यू फाइंड करिए आप। चलिए फाइंड कर लेते हैं। ध्यान से देखिए 56 दिया है ना, ये कौन है, इंसिडेंट रे है, ये कौन है, रिफ्लेक्टेड रे है। ओके, चलिए ध्यान से देखिए, मैंने बोला इंसिडेंट रे प्लेन मिरर के साथ या रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ जो एंगल बनाएगा वो एंगल कितना होगा, 90 माइनस आई। कितना होगा, 90 माइनस आई। कितना दे दिया, 56। कितना दे दिया, 56। कलर चेंज कर ले, बिल्कुल सर कलर तो थोड़ा चेंज करना ही चाहिए अब। 90 माइनस आई, तो अगर मैं बोलूँ कि 90 माइनस 56, भाई 56 को इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस आई को इधर लाओगे तो प्लस आई हो जाएगा। आपका काम हो जाएगा। 10 में से 6 गया 4 और 8 में से 5 गया 3, तो I इक्वल टू कितना निकल गया, 34। कितना निकल गया, ये एंगल कितना आ गया, 34 डिग्री। अगर ये 34 डिग्री है तो नो डाउट ये भी कितना होगा, 34। इसका मतलब जितना I उतना ही R, 34 हो गया। जाहिर सी बात है ये 34 है तो ये भी अपना 56 ही निकलेगा, क्योंकि 90 माइनस R ही होगा ना रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इससे जो एंगल बनाएगा वो कितना होगा, 90 माइनस R होता है, तो 90 माइनस 34 करोगे तो आपको मिलना 56 ही है। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, कुछ दम नहीं था इसमें बिल्कुल भी। चलिए देखिए क्या है, फाइंड द एंगल मेड बाय द सिस्टम ऑफ टू मिरर in the figures below so that the incident ray at A and the reflected ray at B are parallel। क्या दिया है कि इस A पर ये जो लाइट रे आ रही है और B से ये जो लाइट रे जा रही है, ये दोनों पैरेलल हैं। ये दोनों क्या है साहब, पैरेलल हैं। ठीक है सर, पैरेलल है तो कोई दिक्कत ही नहीं है हमें। आइए कर लेते हैं। देखिए ये दोनों लाइट पैरेलल है। देखो बच्चे, जहां समझ में ना आए आप तुरंत बोलिएगा। इसके लिए एक थ्योरम होता है कि पैरेललोग्राम के लगातार दो एंगल कोई भी ले तो इनका सम जो होगा वो हमेशा 180 होगा। ठीक है, आओ। तो पैरेललोग्राम क्या होता है, अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। तो ये देखो ये दोनों पैरेलल हैं और इसके भी पैरेलल अगर एक लाइन हम यहाँ खींचे तो पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम क्या होगा, 180 होगा। तो अगर मैं बोलूं कि एंगल A प्लस, एक सेकंड इससे दिख नहीं रहा है सही, मैं स्क्रीन पे ही देखता रहता हूं तो मुझे समझ में आता है दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। एंगल A प्लस एंगल B, एंगल A प्लस एंगल B, ये टोटल कितना निकलेगा, 180। अब इस फिगर में अगर आप देखें, इस फिगर में अगर आप स्पष्ट देखना चाहें तो आप देखिए ये लाइट रे इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्ट होकर के गई इस पॉइंट के लिए। ये भी मिरर है ना, तो जितना एंगल ये होगा I उतना एंगल ये होगा R, दोनों बराबर होंगे। तो हम अलग अलग ना मान के अगर इसको मान ले कि x, तो ये भी कितना होगा x, am I right? ओके, इस पॉइंट के लिए ये लाइट रे क्या होगी, इंसिडेंट रे, और यहां से टकरा करके ये जा रही है, क्या हो गई, रिफ्लेक्टेड रे, और ये क्या है, नॉर्मल। तो नॉर्मल से जितना एंगल ये बनाएगा उतना ही एंगल ये, और ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये भी x मान लिया, ये भी x मान लिया। ओके, चलो तो अब ध्यान से देखिए, यहां पे टोटल एंगल कितना बन रहा है, 2x। यहां पे भी टोटल एंगल कितना बन रहा है, 2x, यानी एंगल A कितना है, 2x। ओके साहब, 2x, एंगल B कितना है, 2x, ये किसके बराबर हो गया, 180। तो 4x इज इक्वल टू 180, तो x इज इक्वल टू आपका कितना आ गया, 40।
45, कितना आ गया 45 डिग्री। तो x अगर 45 आ गया, हमसे पूछ रहा है अल्फा, कितना पूछ रहा है अल्फा, समझिए ध्यान से। अगर x 45 आ गया तो जल्दी से बताओ 2x कितना निकलेगा 90 डिग्री, कितना निकलेगा 90, ये भी कितना आ जाएगा 90। अच्छा चलो ध्यान से समझना मेरी बात, अगर ये 90 है तो ये x कितना होगा 45, ये भी x कितना होगा 45, ऐसे बनाओ, आपका क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा, तुरंत फिगर से ही हो जाएगा। चलो नॉर्मल जो है ये टोटल एंगल कितना बनाएगा 90, तो ये एंगल भी कितना निकलेगा 45, ऐसे ये एंगल टोटल कितना होगा 90, तो ये एंगल अगर आपसे कोई पूछे कितना होगा तो भाई ये तो 45 ही होगा ना, टोटल 45 निकाल देंगे तो ये बचेगा, ये 45 ये 45, तो ये कितना बचा, ये 90 बचा, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे कितनी निकल करके आई 90 निकल करके आई। तो याद रखिएगा ऐसे फिगर में सॉरी ऐसे क्वेश्चंस में फिगर देख करके आप एनालाइज मत करिएगा या एनालिसिस मत करिएगा कि साहब फिगर तो ऐसा चौड़ा सा दिख रहा है कैसे 90 हो सकता है, ऐसा नहीं होता है। इसमें कैलकुलेशन करिए, जैसा कैलकुलेशन बता रहा है वैसा ही मानेंगे आप। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं साहब। तो आ गया टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के दो टाइप्स होते हैं, एक टाइप क्या कहता है, एक टाइप कहता है कि अगर पैरेलल लाइट रे हम इंसिडेंट करें और रिफ्लेक्शन के बाद भी लाइट रेज आपस में पैरेलल रहती हैं तो उस तरह के रिफ्लेक्शन को हम लोग बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन, जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है। यहाँ पे लाइट रेज पैरेलली आ रही हैं, रिफ्लेक्शन के बाद भी आपस में पैरेलल हैं, इसका मतलब यहाँ पे रिफ्लेक्शन जो हो रहा है वो रेगुलर टाइप का रिफ्लेक्शन है। कैसा है, रेगुलर टाइप का। और रेगुलर टाइप के रिफ्लेक्शन को हम एक नाम से और जानते हैं जिसका नाम है स्पेकुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट, अगर ऐसा हो कि लाइट रेज को पैरेलली तो इंसिडेंट कर रहे हैं लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद वो इधर उधर हो जा रही हैं, रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल नहीं रह रही हैं, ठीक है। तो अगर हम लाइट रे को पैरेलली इंसिडेंट करें और रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल नहीं रह पा रही हैं तो इस टाइप के रिफ्लेक्शन को हम लोग बोलेंगे इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ओके, इस बात को दिमाग में बिठा के रखेंगे। चलिए रेगुलर रिफ्लेक्शन को अलग से देखते हैं। बट रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है, इसे हम स्पेकुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के नाम से भी जानते हैं। किससे जानते हैं, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के नाम से भी जानते हैं। ओके, रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे आती हैं और रिमेन पैरेलल रहती हैं रिफ्लेक्शन के बाद भी। ओके, लाइट रेज इंसिडेंट पैरेलल और सॉरी इन रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पैरेलल बीम ऑफ लाइट रिमेन्स पैरेलल। जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे इंसिडेंट हो रही हैं वो रिमेन्स क्या रहती हैं, पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन। ओके, याद रखिएगा। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, तीसरा पॉइंट कह रहा है कि जब लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर के जा रही हैं तो ये रिफ्लेक्शन के बाद एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रही हैं। जाहिर सी बात है तभी तो पैरेलल हैं, तीनों लाइट रेज क्या हैं, एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होकर के जा रही हैं। तो याद रखना यही बोला गया कि रिफ्लेक्टेड रेज आर पैरेलल इन वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में पैरेलल होते हैं। इट अकर्स ऑन स्मूथ प्लेन सरफेस। ये किस पे अकर्स होता है, ये किस पे पॉसिबल है, ये स्मूथ प्लेन सरफेस पर पॉसिबल है, जैसे कि आपका प्लेन मिरर। जैसे कि आपका प्लेन मिरर, प्लेन मिरर क्या है, एक स्मूथ प्लेन सरफेस होता है, एक स्मूथ प्लेन सरफेस होता है प्लेन मिरर। तो ये बात को याद रखेंगे। ओके, चलिए लास्ट पॉइंट, अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या, इमेज फॉर्म ड्यू टू रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में इमेज फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है, इमेज फॉर्म होता है। इस बात को एकदम दिमाग में बिठा करके रखिएगा। इन केस ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन इमेज फॉर्म्ड। ओके, याद रखेंगे। गुड, आगे बढ़ते हैं। और ये फिगर भी बनाना रहता है इसमें। ओके, अगला इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी बोलते हैं। इसमें होता क्या है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे इंसिडेंट की जाती है लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रेज पैरेलल नहीं रहती हैं। देखिए एक लाइट रे इधर चली आई, एक लाइट रे इधर चली आई, एक लाइट रे इधर चली आई। कहने का मतलब क्या है, रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रे इधर उधर डिफ्यूज हो जाती हैं, फैल जाती हैं। ओके, रिफ्लेक्शन में सॉरी इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्टेड रेज जो होती हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होती हैं। क्या होती हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होती हैं। ये गलत लिखा गया है स्प्रिंगलिंग भाई यहाँ पे।
गलत टाइप हो गया, रेज रिफ्लेक्ट होना चाहिए यहाँ पे, रिफ्लेक्ट इन डिफरेंट डायरेक्शन। क्या होती है? डिफरेंट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। इस अकर्स ऑन रफ सरफेस, याद रखना ये किस पर होता है? रफ सरफेस पर होता है, लाइक बुक, चेयर, etc। बुक, चेयर, बॉल, ह्यूमंस, इन सब के ऊपर क्या होता है? क्या होता है साहब? इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है। ओके, क्योंकि हमारे चेहरे पे कोई इमेज फॉर्म नहीं होती है, हमारे चेहरे पे भी तो लाइट हो रही है, पड़ रही है, पढ़ के रिफ्लेक्ट हो रही है, लेकिन इमेज फॉर्म नहीं होती। लेकिन अगर यहीं पे हम प्लेन मिरर लगाए होते तो आपको दिखता कि यहाँ कैमरा रखा है, कुछ और रखा है, वो सब आपको रिफ्लेक्ट होकर के उस मिरर में इमेज बनती है उसकी ना, इसलिए देख पाते आप उसे। बट हमारे चेहरे पे तो कोई इमेज नहीं बन रही है, इस क्लॉथ पे तो कोई इमेज नहीं बन रही है। ओके, दैट्स वाई यहाँ पे क्या हम मानेंगे? इर्रेगुलर टाइप का रिफ्लेक्शन हो रहा है, याद रखना। तो इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन में कोई इमेज नहीं बनती। क्या? कोई इमेज, या एकदम ब्लर सी इमेज बनती है, एकदम ब्लर सी इमेज बनती है। ओके, ये किस पे पॉसिबल होगा? ये रफ सरफेस पर पॉसिबल होगा। तो यहाँ पे देखिए जो रफ सरफेस लिया गया है वो रफ सरफेस लिया गया है। ओके, इस बात को याद रखिए। इसको बनाने का तरीका क्या है? ऐसे ऐसे सरफेस ले लेना और ये ऐसे हैचिंग कर देना। क्या कर देना? हैचिंग कर देना। याद रखना, जब आप रिफ्लेक्टिंग सरफेस में या मिरर में ये हैचिंग करते हैं तो ये हैचिंग क्या शो करता है? हैचिंग आपका पॉलिश्ड सरफेस शो करता है। क्या शो करता है? पॉलिश्ड सरफेस को शो करता है। फिलहाल चलिए देखिए, तो अगर इस पे हम लाइट रे इंसिडेंट करें तो दो लाइट रे लेना, दो लाइट रे पैरेलली हमने इंसिडेंट की, रिफ्लेक्शन के बाद एक ऐसे भेज दिया, एक ऐसे भेज दिया, तो यह क्या हुआ? रिफ्लेक्शन के बाद ये दोनों पैरेलल नहीं रह गई, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो रहा है, या इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यहाँ पे हो रही है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन दोनों में डिफरेंस है बच्चे, सेम पॉइंट मैंने बस एक साथ रखे हुए हैं, तो प्लीज इसे आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपके पास एक नोट्स आ जाए। और याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, इसको दिमाग में बिठा करके रखना, इससे एक नंबर की चीजें आपको मिल सकती हैं। रेगुलर इर्रेगुलर आपसे बहुत ज़्यादा नहीं पूछता है, लेकिन ये कभी कभी एक नंबर के पॉइंट से पूछ ले जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है आपका मिरर। अगर कोई आपसे पूछे कि मिरर क्या है, जैसे ही मिरर का नाम लेंगे तो आपके दिमाग में आएगा साहब मिरर पे इमेज बनती है, मिरर पे इमेज बनती है। मिरर पे हम लोग रोज मेकअप करते हैं, चेहरा देखते हैं, बाल बनाते हैं, ठीक है। तो अगर मिरर को देखें तो मिरर के बाद में एक और दिमाग में बात आती है कि मिरर है तो जाहिर सी बात है ग्लास से मिलके बना होगा। कैसा मिलके बना होगा? ग्लास से मिलके बना होगा। ये सब छोटी बातें हैं, आपको लग रही हैं, लेकिन आपकी अगर टॉपिक के हिसाब से देखोगे तो आपको बहुत तगड़ी चीज पता है। मिरर पे क्या बनती है? इमेज फॉर्म होती है। अच्छी चीज है, ये पता होना चाहिए कि मिरर पे इमेज फॉर्म होता है। लेकिन अब अगर मिरर के लिए हमें टेक्निकल वर्ड्स में बोला जाए, कीवर्ड्स में बोला जाए, जिससे हमें नंबर मिलेंगे, साहब हमको तो नंबर चाहिए ना एग्जाम में। ठीक है, हम बहुत जानकार हैं, समझदार हैं, सब मायने नहीं रखता, मायने क्या रखता है? नंबर। गुड। तो मिरर क्या है? एक स्मूथ हाईली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। क्या है? स्मूथ हाईली रिफ्लेक्टिव सरफेस है। ओके, अच्छा ठीक है सर। जो बना किससे होता है? मेड अप ऑफ ग्लास, ग्लास से मिलके बना होता है, याद रखना। और उस ग्लास के एक हिस्से पर हाईली पॉलिश होता है। वो ग्लास क्या होता है? एक हिस्से पर हाईली पॉलिश होता है और दूसरे सरफेस पर क्या होता है? प्लेन होता है। कैसे? जैसे एक मैंने ग्लास लिया, ये क्या लिया? ग्लास, और इस ग्लास के एक हिस्से पर हमने पॉलिश कर दिया। क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया। और एक सरफेस को क्या रखा हमने? प्लेन। थोड़ा सा और आपको जिससे अच्छे से समझ में आए, एक हमने ग्लास लिया और इस ग्लास के एक तरफ हमने क्या किया है? ऐसे पॉलिश कर दिया। क्या कर दिया? पॉलिश। अब आपको स्पष्ट समझ में आएगा मैं क्या बना रहा हूं। ओके, पॉलिश कर दिया। अब बच्चे ध्यान से देखिए, ये हमने क्या शो किया है? ये हमने हैचिंग किया। इस चीज को क्या बोलते हैं? हैचिंग करना बोलते हैं। और ये हैचिंग अभी अभी मैंने बताया था क्या शो करता है? पॉलिश्ड सरफेस। क्या शो करता है?
पॉलिश्ड सरफेस। याद रखना ये सब ऑब्जेक्टिव है। हैचिंग सरफेस क्या शो करता है? पॉलिश्ड सरफेस शो करता है, पूछता है। अब ये पॉलिश्ड सरफेस है, ध्यान से देखो, पॉलिश्ड सरफेस, तो पॉलिश करेंगे किससे? तो पॉलिश करते हैं AgNO3 से। किससे करते हैं? AgNO3। इसको हम लोग बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट। क्या बोलते हैं? सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट से करते हैं या एल्युमिनियम से करते हैं? किससे करते हैं? एल्युमिनियम से करते हैं या मर्क्यूरी यानी Hg से करते हैं। ठीक है, 3 तरीके से पॉलिश किया जाएगा। तीनों मटेरियल आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। कौन कौन से? सिल्वर नाइट्रेट, एल्युमिनियम और Hg। मिरर पर किस मटेरियल से पॉलिश की जाती है? तो आंसर है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, आंसर है एल्युमिनियम, आंसर है Hg। इन तीनों में से कोई एक आपका ऑप्शन में होगा और वही करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इससे पॉलिश करते हैं। दूसरा साइड हमारा प्लेन ही रहता है। अच्छा ठीक है सर, प्लेन रहता है तो फायदा क्या? अब क्या होगा कि अगर इस पे अब लाइट रे इंसिडेंट कराएं तो ये लाइट रेस को क्या करेगा? उसी मीडियम में वापस बाउंस बैक कर देगा। यानी समझना, एक ग्लास सरफेस जिसके एक सरफेस पर पॉलिश करने से हो क्या रहा है कि जैसे लाइट रे उस पर इंसिडेंट करा रहे हैं, वो लाइट रेस को क्या कर दे रहा है? रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। क्या कर दे रहा है? रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। ये क्या करा है मैंने? इंसिडेंट किया। तो इंसिडेंट रेज को वो क्या कर दे रहा है? रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। यानी ग्लास के एक तरफ पॉलिश करने पर उस पर रिफ्लेक्ट करने की एबिलिटी आ जाएगी। क्या करने की एबिलिटी आ जाएगी? रिफ्लेक्ट करने की एबिलिटी आ जाएगी। तो इसके पास एबिलिटी टू रिफ्लेक्शन होता है। ओके, अच्छा ध्यान से देखो, लाइट रे आई टकरा के वापस गई। ऐसा नहीं हो रहा कि लाइट रे आई और सॉरी, ये ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। हाँ, क्यों? WHY होना क्या चाहिए था? ग्लास है तो लाइट को सीधे से निकल जाना चाहिए था ना, लेकिन नहीं, टकरा के वापस जा रहा है। यानी ये ओपेक मीडियम भी बन गया। ठीक है, ये क्या बन गया? ओपेक मीडियम भी बन गया। ओपेक का मतलब होता है इरट्रांसपेरेंट। क्या होता है? इरट्रांसपेरेंट, यानी लाइट इसके थ्रू पास नहीं कर सकता। तो मिरर एक इरट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, एक ओपेक मीडियम होता है। ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। मिरर एक ओपेक मीडियम होता है, ग्लास से मिलकर के बना होता है। एक साइड हाईली पॉलिश्ड होता है सिल्वर नाइट्रेट, एल्युमिनियम और Hg से, दूसरा साइड प्लेन होता है। अगर इसके पास लाइट रे, इस पर लाइट रे इंसिडेंट कराएंगे तो लाइट रेस को क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा। यानी इसके पास एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट होती है। ओके, इस बात को याद रखना। अच्छा, मिरर को यूज कहाँ की जाता है? तो भाई कॉमनली यूज इसको हम करते हैं कहाँ के लिए? फॉर पर्सनल ग्रूमिंग। पर्सनल ग्रूमिंग के लिए करते हैं, डेकोरेशन के लिए करते हैं, आर्किटेक्चर में करते हैं, साइंटिफिक एप्लीकेशंस में भी इसका यूज होता है। ओके, तो मैंने कोशिश किया कि अलग अलग तरह के एग्जांपल्स आपको दूं। तो आई होप आपको मिरर का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि मिरर क्या चीज है। अच्छा, अब जो मिरर आपने देखा है वो बहुत सारे मिरर देखे होंगे। जैसे ये छोटा बच्चा इस मिरर में देख रहा है, उसको अपने जैसा ही एक दूसरा बच्चा या वो खुद ही उसमें दिख रहा है। ओके, ऐसा लग रहा है जैसे उसका ट्विंस हो। यहां पे देख रहे हैं एक ऐसा मिरर है जिसपे ऐसे हाथ सामने करने पर वो बड़ा हाथ दिखा रहा है, और ये एक ऐसा मिरर है जिसपे बहुत बड़े बड़े से ट्रक छोटे 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 दिखने लगते हैं। ओके, तो ये है हमारा साइड व्यू मिरर। और ये क्या है? ये आप मैग्नीफाइंग ग्लास टाइप का समझिए, ग्लास नहीं वैसे ही समझिए बस। ये है क्या, लेकिन नाम तो लिखना पड़ेगा। एक सेकंड, हाँ, तो ये है आपका कॉन्वेक्स मिरर। ये क्या है? कॉन्वेक्स मिरर। ये है आपका कॉनकेव मिरर। समझिए, बहुत इत्मीनान से देखिए, एकदम आराम से आपको समझ में आएगा सारी चीजें। और ये है आपका प्लेन मिरर।
मैंने आपको एग्जाम्पल की सहायता से बहुत सारी चीज़ क्लियर कर दी। जो आपको बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि प्लेन मिरर क्या है या ये क्या है वो क्या है, आपको बहुत कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन अब मैंने कोशिश की आपको सारी चीज़ें स्पष्ट समझ में आ गई हों। तो प्लेन मिरर पे क्या है, ऑब्जेक्ट का सेम साइज बनता है, जो इमेज बनेगा दैट विल बी सेम एज द ऑब्जेक्ट। कॉन्केव पर देख रहे हैं कि भाई हाथ आगे किए तो बड़ा इमेज दिखा रहा है, इमेज बड़ा बनाएगा, और कॉन्वेक्स पे देख रहे हैं तो ये इमेज कैसा बनाएगा, छोटा बनाएगा। बहुत बड़े बड़े ट्रक इतनी छोटे से मिरर में आ जा रहे हैं तो बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट को छोटा करके दिखाएगा। प्लेन मिरर को दिखाने का तरीका क्या है, एक सिंगल लाइन खींचिए, एक तरफ हैचिंग कर दीजिए स्ट्रेट लाइन पे, तो वो आपका क्या हो जाएगा, प्लेन मिरर। वो क्या हो जाएगा साहब, प्लेन मिरर हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, प्लेन मिरर। कॉन्केव मिरर क्या होता है, कॉन्केव मिरर होता है कि अगर, खूब ध्यान समझिए, इसको थोड़ा सा मैं आपको अलग ढंग से बताता हूं, देखिए ध्यान से। एक कांच का स्फेयर ले लीजिए, स्फेयर समझते हैं, फुटबॉल होता है ना, फुटबॉल, हाँ, वो कांच का गोला नहीं बोल रहा हूं मैं, सर्कल रिंग नहीं बोल रहा हूं, ध्यान समझिएगा। स्फेयर फुटबॉल, ये है स्फेयर फुटबॉल कांच का। अब समझिएगा, मैंने कहा कि यहां से इसे काट दो, इसे काट दिया तो ये वाला जो हिस्सा हमको ऐसे दिखेगा, ये ऐसे कटोरे की तरह दिखेगा। किसकी तरह दिखेगा, ऐसे कटोरे की तरह दिखेगा। और हमने कहा कि एक काम करो, वो जो सिल्वर नाइट्रेट से पॉलिश करते थे अपर सरफेस पर, इसके पॉलिश कर दो। एक सेकेंड, इतना मोटा क्यों लिख रहा है भाई, ये इतना खिला पिला दिया गया है। हाँ हाँ, ये सही है। इसके आउटर सरफेस पर क्या कर दो, पॉलिश, और इनर सरफेस को वैसे रखने दो। और अब एक काम करो, इस पर पैरेलल बीम ऑफ लाइट ले आओ, ऐसे पैरेलल लाइट रेस को इंसिडेंट करो। तो ये देखा गया रिफ्लेक्शन के बाद ये क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर दे रहा है, दोनों लाइट रेस को क्या कर दे रहा है, एक जगह इकट्ठा कर रहा है। हमने कहा अरे वाह, बहुत गजब बात है। अभी तक तो मिरर का सीन हमने देखा था कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा क्या बनाएगा, इमेज। बट यहां तो कुछ अलग से दिख रहा है। इसमें क्या था, अगर पैरेलल बीम को भेजोगे तो जिस पाथ से जाएंगे उसी पाथ से वापस आ जाएंगे, ना उसको फैलाएगा ना सिकोड़ेगा, ना कन्वर्ज करेगा ना डाइवर्ज करेगा। यहां पे क्या हो रहा है, कन्वर्ज करते रहा है। हमने कहा चलो ठीक है, एक काम करो, इसका उल्टा भी करके देख लेते हैं। ऐसे कट कर दो, ऐसे कट करेंगे तो ये वाला जो हिस्सा हमें दिखेगा, ये वाला देखिए ध्यान से, ये वाला हिस्सा जो हमें दिखेगा वो कैसा दिखेगा, इस तरीके से कटोरे की तरह, ऐसे। और कहा गया कि एक बार काम करो, इसमें आउटर सरफेस पर पॉलिश किए थे, इस पर इनर सरफेस पर पॉलिश कर दो। कहां पे पॉलिश कर दो, इनर सरफेस पर। अब इस पर पैरेलल बीम ऑफ लाइट ले आओ, तो क्या देखने को मिला, ये लाइट रेस को फैला दिया, डाइवर्ज कर दिया, और यहां पे क्या किया, कन्वर्ज कर दिया। खास बात, कॉन्केव मिरर पर इसका नाम क्या है, कॉन्केव मिरर, और ये कन्वर्ज कर रहा है, तो इसे हमने क्या बोला, कन्वर्जिंग मिरर। और इसको लाइन डायग्राम बनाएंगे तो इस पे केवल ऐसे बनाएंगे, और ये क्या है, ऐसे ऊपर की तरफ हैचिंग कर देंगे। इसको बनाना होगा तो हम ऐसे लाइन डायग्राम बनाएंगे और अंदर की ओर हैचिंग कर देंगे। तो ये इनवर्ड है हैचिंग, इसका आउटवर्ड हैचिंग है, याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, ये दोनों जो मिले हैं ये इस हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास से बने हैं कि नहीं। अगर मैं कहूं कि ये कांच का खोखला गोला है, इसी को काट करके तो बनाए हैं हम, तो अगर मैं आपसे कहूं कि ये हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास से मिलके बने हैं, तो आप कहोगे हाँ सर एकदम सही बात कर रहे हैं। दैट्स वाई इनको यानी कॉन्केव मिरर को या कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग क्या नाम देते हैं,
स्फेरिकल मिरर। क्या बोलते हैं एक शब्द में? स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। तो कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर दो के दोनों क्या होते हैं? स्फेरिकल मिरर होते हैं। स्फेरिकल इसलिए क्योंकि ये स्फेयर, हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास के पार्ट से मिलकर के बने होते हैं। दैट्स वाई ये क्या कहलाते हैं? स्फेरिकल मिरर कहलाते हैं। आई होप इतनी सी बात आपको क्लियर हुई होगी। चलिए ध्यान से देखिए, इतना हो गया तो आगे बढ़ते हैं, आगे नहीं पीछे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये है आपका कॉनकेव, ये आपका क्या है? कॉनकेव मिरर, जो कि इस पे दिख नहीं रहा है, बिल्कुल गलत बात। ये क्या है? कॉनकेव मिरर, या इसी को हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोलेंगे, ठीक है। तो इस पे क्या होगा? लाइट रे को अगर हम इंसिडेंट करेंगे पैरेलल बीम ऑफ लाइट को, रिफ्लेक्शन के बाद ये क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा। ओके, ये हमारा क्या है? ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि ये इनवर्ड हैचिंग हुई है ना बच्चे, ये क्या हुई है? इनवर्ड हैचिंग हुई है, तो ये कॉन्वेक्स मिरर कहलाएगा या डाइवर्जिंग मिरर, या डाइवर्जिंग मिरर कहा जाएगा इसे। और इस पे अगर लाइट रे इंसिडेंट करेंगे तो ये रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रेज को क्या कर देगा? डाइवर्ज कर देगा, फैला देगा। बाकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, हम इस सबको देखेंगे, लेकिन आइए पहले हम देखते हैं किसको? कॉनकेव को। थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा तो नहीं, बहुत ज़्यादा आप तब समझ पाएंगे जब आपको इमेज फॉर्मेशन का बढ़िया आइडिया हो जाएगा। उस टाइम पर आप मिरर्स को बहुत अच्छे से समझने लगेंगे। फिलहाल अगर मैं बात कर रहा हूँ कॉनकेव की, किसकी बात कर रहा हूँ? कॉनकेव। कॉनकेव का मतलब क्या है? आउटर क्या होगा? पॉलिश होगा, इनर क्या होगा? प्लेन होगा। तो आउटर पॉलिश है, इनर क्या है? प्लेन, और ये कन्वर्जिंग मिरर होगा, नो डाउट। तो अब देख लेते हैं क्या क्या है। कॉनकेव मिरर कर्व्स इनवर्ड, देखो अंदर की ओर मुड़ा हुआ है, ठीक है। तो कर्व्स इनवर्ड एंड रिफ्लेक्टिव सरफेस इज ऑन इनर साइड। तो ये क्या है? इनर साइड, और ये आउटर साइड। आउटर साइड पे क्या है? पॉलिश्ड है। क्या है? पॉलिश्ड है। इनर साइड पे इसका क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका किधर है? जिधर लाइट रे आएगी और कन्वर्ज हो रही है वो किधर है? लेफ्ट साइड है ना। तो लेफ्ट साइड इसका क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो इनर साइड क्या होगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। क्या होगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका किधर होगा? इनर साइड होगा। ओके, याद रखिएगा। डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर्म इमेज, याद रखना कि कॉनकेव मिरर क्या है? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, किसके थोड़ा सा पास है कि बहुत पास है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये इमेज फॉर्म करता है। मतलब ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो बड़ा या छोटा करके फॉर्म करेगा। ओके, याद रखिएगा। और ये रियल और वर्चुअल दोनों इमेज बनाता है। कॉनकेव मिरर रियल इमेज भी बनाएगा, वर्चुअल इमेज भी बनाएगा। परेशान मत होइएगा, रियल और वर्चुअल थोड़ा सा आगे जब हम लोग पहुंचेंगे तो जान जाएंगे कि क्या होता है इमेज। ओके, सो परेशान मत होइएगा। रियल याद रखिएगा, रियल इमेज का मतलब जिसे हम स्क्रीन पर प्राप्त कर सके वो हमारा क्या होगा? रियल इमेज दैट कैन बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। लेकिन वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, तो इस बात को आप दिमाग में बिठा के रखिए। ओके, आई होप इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी। कॉनकेव मिरर और क्या है? यूज कहाँ पे है इसका? सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, याद रखना। यहाँ से 1 नंबर की बात बता रहा हूँ। कॉनकेव मिरर क्या है? एप्लीकेशन इसका सच एज मेकअप मिरर। जब भी मेकअप मिरर की नाम आ जाएगा, याद रखना न्यूमेरिकल्स में आता है। कहाँ पे आता है? न्यूमेरिकल्स में आता है मेकअप मिरर। तो अगर मेकअप मिरर का नाम आ गया, मेकअप मिरर आ गया, तो मतलब आप समझ जाएंगे कि ये कॉनकेव की बात कर रहा है। अगर आपसे बोल दिया सेविंग मिरर, न्यूमेरिकल्स में ही आता है ये सेविंग मिरर, इसका मतलब कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये दोनों बात आप याद रखिए, चाहे मेकअप मिरर की बात बोले, चाहे आपका सेविंग मिरर की बात बोले, न्यूमेरिकल्स में खूब आता है। अ सेविंग मिरर ऑफ फोकल लेंथ समथिंग, ठीक है, इस प्लेस हियर एंड हियर ऐसा करके आएगा। तो सेविंग मिरर जैसे ही आएगा आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए, साहब ये तो कॉनकेव है,
यानी आउटर पे पॉलिश, इनर पर प्लेन, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की ओर होगा इसका। क्लियर है? ये बात आप याद रखेंगे, बस इतना ही, बाकी सारी चीजें हम लोग इसका आगे देखेंगे। ठीक है? अब बहुत अच्छे से जब इमेज फॉर्मेशन आप देख लेंगे तब इसका यूज, इसकी सारी चीजें जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको पूरा एकदम विजुअलाइज होने लगेगा सारी चीजें। ठीक है? ओके, कॉन्वेक्स मिरर क्या है? कॉन्वेक्स मिरर जैसे ही आया, मैंने आपको पहले भी बताया था, कर्व्ड आउटवर्ड होगा, ये बाहर की ओर है ना कर्व इसका। रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर है? आउटर सरफेस पर, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका किधर है? आउटर सरफेस पर। और इनर सरफेस पर क्या है? पॉलिश्ड है ना, तो पॉलिश्ड है, याद रखना। तो इनवर्ड में ये पॉलिश्ड होगा, आउटवर्ड में ये क्या होगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका होगा। और इस पे लाइट रे का ले आएंगे तो इसे क्या करेगा? ये रिफ्लेक्शन के बाद डाइवर्ज करेगा। कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, याद रखना। क्या है? कॉन्वेक्स मिरर कर्व्ड आउटवर्ड, कर्व्ड आउटवर्ड अभी मैंने बोला, एंड इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ऑन आउटर साइड। आउटर साइड पर इसका क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। वही बातें हैं। कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज, याद रखना। इस पर जो इमेज बनेगी उसे हम स्क्रीन पे नहीं पा सकते, और ये हमेशा और हमेशा क्या फॉर्म करता है? वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। ओके, इस बात को दिमाग में बिठा के रखिएगा। ओके, चलिए देखिए ध्यान से। नेक्स्ट क्या है? दे आर कॉमनली यूज्ड एज साइड व्यू मिरर। ये किस लिए यूज किया जाता है? साइड व्यू मिरर के लिए ज्यादातर यूज किए जाते हैं, व्हीकल्स के लिए। प्रोवाइड वाइडर फील्ड व्यू एरिया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए ध्यान से, कलर चेंज कर लेते हैं। बोले कि किसका फील्ड व्यू एरिया या फेस एरिया किसका सबसे ज्यादा होता है? तो आंसर है कॉन्वेक्स मिरर। आंसर क्या है? कॉन्वेक्स मिरर का, देख लो अब फिगर से ही देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। इसका फील्ड व्यू एरिया ये होता है। ठीक है? ये पूरा इतना एरिया कवर करेगा अपने सामने से। लेकिन अगर मैं यहीं पे आपका कॉनकेव बना दूं, आउटर पे पॉलिश, इनर पर प्लेन, तो इसका आउटर एरिया कितना हो जाएगा? फील्ड व्यू एरिया इसके सामने वाला, ये पूरा एरिया। अब प्लेन मिरर का अगर मैं कर दूं तो प्लेन मिरर का भी सेम, ये फील्ड व्यू एरिया बना। ठीक है? तो इन तीनों में अगर कंपेयर करोगे तो सबसे ज्यादा किसका था? इसका। ओके, तो ये बात याद रखेंगे। तो आई थिंक आपको ये स्पष्ट हो गया होगा, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और आज की क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे देखेंगे। प्लेन मिरर मैं लास्ट में जब कॉन्वेक्स, कॉनकेव, इमेज फॉर्मेशन वगैरह सब बता दूंगा, तब लास्ट में मैं प्लेन मिरर पढ़ाऊंगा। तो इसलिए प्लेन मिरर का कोई भी डिस्कशन यहाँ पे मैंने ज़्यादा नहीं किया है, क्योंकि उसमें जब हम इमेज फॉर्मेशन देख लेते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बच्चे ध्यान से देखिएगा, ये चीज़ जो मैंने आपको बहुत ही अच्छे से, बहुत आराम से बताई है, इन चीज़ों को आप अच्छे से बैठ करके पढ़िएगा, समझिएगा। जहाँ पे कोई दिक्कत होती है आप कमेंट बॉक्स में उसको ड्रॉप करिए, हम उसको रिजॉल्व करेंगे। ओके, और कोशिश करेंगे कि आपको बेस्ट वे में सारी चीज़ें दें। कोई भागा दौड़ी नहीं है, आराम से पढ़ेंगे। मैंने 25 को बताया ना कि आप ये मान के चलिए कि 25 जनवरी को आपका एग्ज़ाम है अभी से, और उस दिन तक हम जब पहुंचेंगे तो हम लोग ये सब तैयार कर लेंगे, और ये सब सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से ख़त्म होंगी। डोंट वरी, ये हमारी आपकी फर्स्ट मीटिंग है, दैट्स वाई हम लोग थोड़ा आराम से चल रहे हैं। जैसे ही आगे बढ़ेंगे हम लोग बहुत स्पीड से चलेंगे, जिससे कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस आसानी से कवर कर पाएँ। और इस वीडियो के अलावा हम आप लोग को अलग से एकदम सेपरेट, वो एकदम समझिए सीरीज ही चलेगी, और उसमें हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। ओके, छुट्टियों में ज़्यादा करेंगे और रेगुलर में कम, क्योंकि आप लोग के पास स्कूल के बर्डन भी होंगे। तो आज की क्लास को यहीं पेंट करते हैं। होपफुली आप लोग को समझ में आया होगा, एंड ऑल द वेरी बेस्ट बेटे। आप लोग अच्छा करें लाइफ में और बहुत अच्छे से तैयारी करिए।
और हम लोग हमेशा आपके साथ हैं। तो बने रहिए प्रयाग स्टडी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने नहीं किया हुआ है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे वो भी इसका लाभ उठा पाएँ। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।